अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक बिल्डिंग जिसको नॉर्मली कंस्ट्रक्ट करने में 1 साल से ज्यादा लगता है, उसको ये कंपनी कुछ ही महीनों में कंस्ट्रक्ट कर देती है। और इस कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि इस साल ये अपने प्रॉफिट को 35% से ग्रो करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल भी है या फिर मैनेजमेंट ऐसे ही कहानियां बना रहा है। तो आज इस वीडियो को 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर इसकी कॉन कॉल पे बात करेंगे और लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो देखो, ईपैक प्रीफैब क्या करती है। ये बेसिकली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाती है। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होता है? ये बिल्डिंग स्टील के स्ट्रक्चर से बनती है। सपोज किसी कस्टमर को एक वेयर हाउस बनवाना है अपने काम के लिए। ये मानो कि रॉयल एनफील्ड वालों को एक वेयर हाउस बनवाना है अपने काम के लिए जिसमें उनको अपनी बाइक्स रखनी है। तो अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो कन्वेंशनल तरीके से अपना वेयर हाउस बनवाए, यानी कि उस वेयर हाउस को ब्रिक से बनवाए जैसे कि कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन होती है, और इसमें ज्यादा टाइम लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। या फिर उनके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि वो ईपैक प्रीफैब वालों से प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनवा ले। तो अब ईपैक प्रीफैब वाले क्या करेंगे, वो अपनी फैक्ट्री में स्टील यूज करके एक बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, यानी कि स्टील के स्ट्रक्चर से बिल्डिंग का स्केलेटन तैयार करेंगे अपनी खुद की फैक्ट्री में, और उसके बाद साइट पे जाके उन कंपोनेंट से एक बिल्डिंग खड़ी कर देता है। और ये जो बिल्डिंग बनाते हैं वो स्टील से बनाते हैं। तो जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देते हैं तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो उसका खर्चा कम होता है और दूसरा ये उसको जल्दी बना देते हैं। यानी कि अगर तुम ओल्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाओगे ना, तो उसके कंपैरिजन में जब तुम ईपैक प्रीफैब वालों से प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाओगे तो वो 60% तो चीपर होती है। और अगर पुराने तरीके से कंस्ट्रक्शन में तुम्हें 1 साल लग रहा है ना बिल्डिंग बनाने में, तो ईपैक प्रीफैब वाले उसको 6 महीने में कंस्ट्रक्ट करके खत्म कर देंगे। तो यानी कि जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन मेथड के कंपैरिजन में सस्ती भी है और टाइम भी कम कंज्यूम करती है, यानी कि फास्ट भी है। तो जिन भी कंपनीज को फटाफट एक्सपैंड करना होता है ना, जैसे कि वारी एनर्जी हो गई या रॉयल एनफील्ड हो गई, वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो अपने वेयर हाउस पुराने कंस्ट्रक्शन मेथड की बजाय प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से ही बनवा रहे हैं, क्योंकि इससे इनका खर्चा भी कम लगता है और दूसरा ये फटाफट एक्सपैंड भी कर पाते हैं क्योंकि इसको बनाने में टाइम भी कम लगता है। इसीलिए तुम देखो कि आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, रॉयल एनफील्ड, वारी, ये सब ईपैक प्रीफैब के क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपनी को बहुत हाई पेस पे एक्सपैंड करना है तो उसको प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से फायदा है, क्योंकि वो उसको सस्ती भी पड़ती है और इसका कंस्ट्रक्शन का टाइम भी कम होता है। तो वो इस वाले कंस्ट्रक्शन मेथड पे स्विच कर रहा है रेदर देन कि वो कन्वेंशनल तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाए। अब ये समझो कि ईपैक प्रीफैब वाले ये कंस्ट्रक्शन करते कैसे हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये स्टील को यूज करके ना, जो बिल्डिंग इनको कंस्ट्रक्ट करनी है उसका स्केलेटन तो अपनी फैक्ट्री में ही तैयार कर देते हैं। एक बार उसका स्केलेटन इनकी फैक्ट्री में तैयार हो गया तो अब ये क्या करेंगे, उसको साइट पे लेके जाके बस उस स्केलेटन को खड़ा कर देंगे और उससे एक बिल्डिंग बना देंगे। तो ये बेसिक चीज है। दूसरी चीज, ये अपनी फैक्ट्री में सैंडविच पैनल बनाते हैं। तो बेसिकली तुम ये समझो कि सैंडविच पैनल किसी भी बिल्डिंग की रूफ या वॉल्स बन जाते हैं। देखो, इन्होंने स्टील से अपनी फैक्ट्री में बिल्डिंग का स्केलेटन तो खड़ा कर दिया, अब ये सैंडविच पैनल बनाते हैं जिससे कि उस बिल्डिंग की रूफ और वॉल्स तैयार हो जाती हैं। और इस सैंडविच पैनल से तुम्हें फायर रेजिस्टेंस भी मिलती है, टेम्परेचर कंट्रोल भी मिलता है और बेसिकली ये अंदर के स्ट्रक्चर को हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली जैसे ओल्ड कंस्ट्रक्शन में दीवारें हो गई ना, वैसे इनकी कंस्ट्रक्शन में सैंडविच पैनल होता है। अब एक बार जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री में स्टील के स्ट्रक्चर से स्केलेटन बना लिया बिल्डिंग का और सैंडविच पैनल भी बना लिए, तो इस सारे रॉ मटेरियल को ये जहां पे बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, मतलब जो साइट है जहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है, वहां ले जाते हैं और फिर उस साइट पे जहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है इसको असेंबल कर देते हैं। यानी कि उस स्टील के स्केलेटन को तो असेंबल करते हैं और उसकी रूफ पे और उसकी वॉल्स पे सैंडविच पैनल लगा देते हैं और बेसिकली एक वेयर हाउस तैयार करके दे देते हैं। तो ईपैक प्रीफैब वाले ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से। अब ये देखो कि इनके क्लाइंट्स किस किस सेक्टर से आते हैं। तो बेसिकली ग्रीन एनर्जी वाली रिन्यूएबल कंपनीज हो गई, जैसे वारी एनर्जी हो गई, डेटा सेंटर वाली कंपनीज हो गई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हो गई, तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनसे बनवा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज अपना प्लांट इनसे बनवा रही है, और लॉजिस्टिक कंपनीज हो गई। मतलब जिन जिन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ है ना, जैसे कि डेटा सेंटर के सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है क्योंकि डिमांड अच्छी है, ईवी के सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो वो सारी कंपनियां अपने वेयर हाउस इनसे बनवा रही हैं। तो मतलब ये एक प्रॉक्सी है सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स के लिए, जिसकी वजह से इस कंपनी में भी ग्रोथ आ पा रही है। अब बेसिकली ये कंपनी सैंडविच पैनल बना के भी सेल करती है, कस्टमर्स के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग भी बनाती है और उस बिल्डिंग को साइट पे कंस्ट्रक्ट भी करके आती है और ईपीएस पैकेजिंग भी बनाती है। तो बेसिकली ईपीएस एक लाइट वेट फोम वाला मटेरियल होता है जो पैकिंग में काम आता है।
जैसे सपोज तुमने टीवी मंगाया या लैपटॉप मंगाया तो उसके आसपास जो फोम लगी होती है ना, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहता है जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उसको बोलते हैं ईपीएस। तो ये कंपनी ईपीएस का पैकेजिंग मटेरियल भी बनाती है। तो बेसिकली 3 चीजों में इनका मेन काम है। एक तो प्रीफैब बिल्डिंग्स बनाती है जो इनका मेन सेगमेंट है इस समय, जिस वजह से इसकी मेनली ग्रोथ आ पा रही है। दूसरा सैंडविच पैनल बनाती है जिसको ये डायरेक्टली भी सेल करते हैं और अपनी खुद की प्रीफैब बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं। और तीसरा ईपीएस पैकिंग का मटेरियल भी बनाती है और ये स्टील के स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, जैसे स्टील फ्रेम बना के भी सेल करते हैं। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो जो पीईबी की बिल्डिंग्स है वो मेनली सारी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज को केटर कर रही है, जैसे कि डेटा सेंटर हो गए, ईवी हो गए, सोलर कंपनीज हो गई जैसे ग्रीन एनर्जी वाली, जैसे कि वारी एनर्जी। तो ये इन सब की ग्रोथ की प्रॉक्सी बन सकती है। और करंटली इंडिया में बहुत सारे वेयर हाउसेज बन रहे हैं और डेटा सेंटर भी बन रहे हैं। तो बेसिकली ईपैक प्रीफैब को ना इंडिया की केपेक्स से फायदा मिल रहा है। अब अगर इंडिया में केपेक्स का स्लो डाउन होगा ना तो इनकी ऑर्डर बुक की ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाएगी और इसके बारे में हम डिटेल में इनकी ऑर्डर बुक में बात करेंगे। अब जो ये सैंडविच पैनल बनाते हैं उसकी वजह से इनका कस्टमर इनको प्रायोरिटी देता है। अब तुम खुद ही सोचो कि सपोज वारी एनर्जीज को या रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपना वेयर हाउस बनवाना है तो वो ये प्रेफर करेंगे कि हम किसी ऐसी कंपनी से वेयर हाउस बनवाए जो हमें स्टील की बिल्डिंग तो बना के दे ही दे, साथ में उसके साथ सैंडविच पैनल भी बना के दे दे। क्योंकि सपोज मैं अगर कंपनी हूं और मेरे को अपना वेयर हाउस बनवाना है तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा कि भाई एक कंपनी से तो मैंने स्टील की बिल्डिंग खरीदी या स्टील के स्ट्रक्चर खरीदे और दूसरी कंपनी से मैं सैंडविच पैनल खरीदूं और फिर खुद ही दिमाग पे स्ट्रेस लूं कि भाई इनको मैनेज कैसे करना है। तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे को एक ही कंपनी पूरा काम करके दे दे। तो क्योंकि ये कंपनी सैंडविच पैनल भी बनाती है तो इनको प्रायोरिटी मिलती है अपने कस्टमर्स से। अब मेन बात ये है कि ईपैक प्रीफैब अपने कंपिटिटर्स जैसे इंटरआर्क बिल्डिंग से कैसे अलग है। तो देखो, दोनों ही कंपनी स्टील वेंडर से स्टील उठाती है तो इसमें तो कोई फर्क है नहीं, फर्क है इनकी सर्विस में। तो बेसिकली इनके कस्टमर इनको इनके कंपिटिटर्स के ऊपर इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है। मतलब ये पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम टाइम में वो प्रोजेक्ट बना के दे देते हैं, यानी कि फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन है इनकी पूरी इंडस्ट्री में। जैसे कि इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इस चीज का कि इन्होंने सबसे फास्टेस्ट रेट पे अपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को खड़ा किया था। तो बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल अगर मैं तुम्हें एक लाइन में बताऊं तो ये पुराने कंस्ट्रक्शन के तरीके को रिप्लेस कर रहे हैं और ये स्टील से बिल्डिंग्स बनाते हैं जो एक तो सस्ती बनती हैं और दूसरा पुराने कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में जल्दी बनती हैं। तो जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको जल्दी ग्रो करना है, जैसे कि डेटा सेंटर वाली कंपनीज हो गई, वो इनको प्रेफर करती है रेदर देन कि वो अपने वेयर हाउस पुराने तरीके से कंस्ट्रक्ट करवा पाए। तो ये है इसका बेसिक बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं इनके FY26 के रिजल्ट्स की। तो देखो, इन्होंने ये गाइडेंस दे रखी थी कि FY26 में ये अपने रिवेन्यू को 35% से ग्रो करेंगे और इन्होंने अपने रिवेन्यू को उतने ही % से ग्रो किया है, मतलब अपनी गाइडेंस को अचीव किया है। अब देखो, जो इन्होंने 1525 करोड़ का रिवेन्यू किया है, इसमें ऑलमोस्ट 90% रिवेन्यू इनका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाले सेगमेंट से आया है, यानी कि 90% रिवेन्यू इनका पीबी वाले सेगमेंट से आ रहा है जिसमें ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं अलग अलग कस्टमर्स के लिए। तो हमारा मेन फोकस भी इसी सेगमेंट पे रहेगा क्योंकि जो सैंडविच पैनल बेच के और ईपीएस पैकेजिंग मटेरियल बेच के इनका सिर्फ 10% रिवेन्यू आ रहा है। और देखो, जो इस कंपनी की मेन ग्रोथ आ रही है ना, वो भी इस प्रीफैब वाले सेगमेंट से ही आ रही है। जैसे कि FY26 में इन्होंने अपने प्रीफैब वाले सेगमेंट को 45% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, जबकि इनकी टोटल सेल्स ग्रोथ 35% है। तो इसका मतलब मेनली जो इस कंपनी में ग्रोथ आ रही है वो प्रीफैब वाले सेगमेंट से ही आ रही है। तो पूरी वीडियो में हमारा मेन फोकस इनके पीबी वाले सेगमेंट में ही रहेगा जो कि इनका प्रीफैब वाला सेगमेंट है। जैसे कि इनके प्रीफैब वाले सेगमेंट में इनके पास 147,000 MTPA की कैपेसिटी है और ऑर्डर बुक भी है अच्छी खासी, और इसी सेगमेंट में इनके पास हाई ग्रोथ वाले सेक्टर से डिमांड है। तो बेसिकली इनकी कंपनी का मेन ग्रोथ इंजन ये प्रीफैब वाला ही सेगमेंट है। और जो इनके प्रीफैब वाले सेगमेंट में ये ऑर्डर बुक है ना 1117 करोड़ की, इससे इनको अपने नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स की रिवेन्यू की विजिबिलिटी मिल रही है। और बेसिकली इन्होंने ये गाइडेंस दे रखी है कि इस साल ये अपने प्रीफैब वाले सेगमेंट का रिवेन्यू 30% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर। ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने प्रीफैब का रिवेन्यू 30% से ग्रो करेंगे, टोटल रिवेन्यू 30% से ग्रो नहीं करेंगे। अपने टोटल रिवेन्यू को ये कितने % से ग्रो करेंगे ना, इस बात को हम गाइडेंस में डिस्कस करेंगे। अभी तुम ये समझो कि अपने प्रीफैब वाले सेगमेंट के रिवेन्यू को 30% से ग्रो करेंगे FY27 में। अब बात करते हैं इनकी मार्जिन प्रोफाइल की। तो देखो, जो इनका प्रीफैब का बिजनेस है जिसमें ये कंस्ट्रक्शन करते हैं ना साइट पे जाके, उसमें इनका एबिटा मार्जिन 10 से 10.5% के बीच में होता है। जबकि जो इनका ईपीएस पैकेजिंग वाला बिजनेस है जिसमें ये पैकिंग मटेरियल बनाते हैं फोम वाला, उसमें इनका एबिटा मार्जिन इससे थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 1% ज्यादा है। तो उसमें इनका एबिटा मार्जिन होता है 11 से 11.5% के बीच में। तो ये तो हो गई इस कंपनी की अलग अलग सेगमेंट की मार्जिन प्रोफाइल। अब अगर तुम फुल ईयर के बेसिस पे देखो तो इनकी सेल्स भी 35% के आसपास ग्रो हुई है और इनका एबिटा भी 35% के आसपास ग्रो हुआ है, यानी कि इनका सेल्स और इनका एबिटा सेम रेंज में ग्रो हुआ है। इसका मतलब इनके एबिटा लेवल पे इनको मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिला। जबकि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट 56% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, यानी कि
कि इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। तो पिछले साल जो पैट मार्जिन इनका 5.2% था वो इस साल एक्सपैंड हो गए 6.1% हो गया है। और बेसिकली इस कंपनी ने जो आईपीओ से पैसे उठाए थे ना, उसके कुछ पार्ट से इन्होंने अपने डेट को रीपे कर दिया और गोइंग फॉरवर्ड इनका यही प्लान है कि हम डेट फ्री कंपनी बन जाए। अब अगर इन्होंने अपने डेट को रीपे कर दिया तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि इनका डेट तो रीपे हो गया तो इनको गोइंग फॉरवर्ड कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिस वजह से इस साल इनका पैट मार्जिन 0.5% से एक्सपैंड होगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। मतलब FY26 में जो पैट मार्जिन इनका 6.1% है ना, वो इस साल इंक्रीज होकर 6.5% तक चला जाएगा, जिसकी वजह से इनके पैट में इनकी सेल से ज्यादा ग्रोथ आ पाएगी। और इसको डिटेल में हम गाइडेंस में डिस्कस करेंगे। और देखो बेसिकली एबिटा मार्जिन पे मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दे रखी थी कि ये अपने एबिटा मार्जिन को 10.5 से 11.5% तक मेंटेन करेंगे। और फुल ईयर के बेसिस पे ना इन्होंने फिर भी अपने एबिटा मार्जिन को 10.5% पे मेंटेन कर लिया। मतलब इन्होंने फुल ईयर के बेसिस पे तो अपनी गाइडेंस को अचीव किया है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे इनके एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं। और बेसिकली इनका मार्जिन 70 से 80 बेसिस पॉइंट से इसलिए डिक्रीज हुआ है क्योंकि स्टील का प्राइस बढ़ गया, और स्टील इनका रॉ मटेरियल होता है। तो बेसिकली स्टील का प्राइस बढ़ गया जिस वजह से इनका मार्जिन कंप्रेस हुआ, क्योंकि जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना इनके कस्टमर के साथ, मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस पे होते हैं। बट मैनेजमेंट यही बात बोल रही है कि ऑल्दो स्टील के प्राइसेस बढ़ गए, पर हमें हमारे कस्टमर से ना अब उस प्राइस का इंक्रीमेंट भी मिल रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से मार्जिन कंप्रेशन नहीं होगा। गोइंग फॉरवर्ड हम अपने एबिटा मार्जिन को 10% से ऊपर के लेवल पे ही मेंटेन करेंगे। तो FY27 में ये अपने एबिटा मार्जिन को 10% से ऊपर ही मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर स्टील का प्राइस इंक्रीज होएगा तो ये उस प्राइस इंक्रीज को अपने कस्टमर को पास ऑन कर देंगे और उससे ज्यादा प्राइस ले लेंगे। और बेसिकली जो स्टील के प्राइसेस इंक्रीज हो गए ना, उससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो इनके Q1 FY27 में दिखेगा इनके मार्जिन पे, पर Q2 FY27 से सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्योंकि देखो जो इनके 80% कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना अपने कस्टमर के साथ, उनमें इन्होंने वो प्राइस इंक्रीज अपने कस्टमर को पास ऑन कर दिया, और जो बचे हुए 20% कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें ये कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाए वो प्राइस इंक्रीज। तो उस वजह से इनके मार्जिन पे Q1 FY27 में थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, पर Q2 से सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और बेसिकली इनके पास 32,000 टन का स्टील अपनी इन्वेंट्री में भी पड़ा हुआ है, जो कि इन्होंने सस्ते रेटों पे खरीदा हुआ है। तो जो इनका मार्जिन पे इंपैक्ट आना था ना 20% कस्टमर से जिनको ये प्राइस इंक्रीज पास ऑन नहीं कर पाए, उसको काउंटर कर देगी इनकी इन्वेंट्री। तो मतलब इनके एबिटा मार्जिन पे बहुत कम इंपैक्ट आएगा Q1 FY27 में, पर Q2 में तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और गोइंग फॉरवर्ड ये 10.5 से 11.5% का एबिटा मार्जिन ही मेंटेन करेंगे। यानी कि गोइंग फॉरवर्ड इनका फोकस ये नहीं है कि ये अपना मार्जिन इंक्रीज करे। तो गोइंग फॉरवर्ड इनका एबिटा मार्जिन ना तो यहाँ से इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जितनी इनकी सेल्स ग्रो करेगी उतना ही इनका एबिटा ग्रो करेगा। लेकिन क्योंकि इस कंपनी ने अपने डेट को रीपे कर दिया तो इनका पैट मार्जिन 0.5% से इंप्रूव होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो मतलब इनके पैट में इनकी सेल से ज्यादा ग्रोथ आएगी। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस साल इन्होंने 135 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, और इनकी CFO टू एबिटा की रेशो 85% के आसपास है। मतलब ये बहुत हेल्दी कैश फ्लो जनरेट करते हैं। अब इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो पिछले साल 36 डेज की थी, उसको भी इन्होंने 4 डेज से इंप्रूव कर लिया, और अब वो इनकी 32 डेज की हो गई है। अब देखो सपोज इनके कस्टमर ने इनको ऑर्डर दिया, तो ये कंपनी क्या करती है 20% पेमेंट तो अपने कस्टमर से एडवांस में ले लेती है। फिर ये क्या करते हैं अपनी फैक्ट्री में उस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, यानी कि उसकी इंजीनियरिंग डिजाइन करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज लगनी चाहिए, और उस प्लान को अपने कस्टमर को दिखा के उससे अप्रूवल ले लेते हैं। और जब इनका कस्टमर इनकी उस बिल्डिंग के डिजाइन का अप्रूवल दे देता है तो ये 10% पेमेंट तो तब ले लेते हैं, और 60% पेमेंट ये अपने कस्टमर से तब लेते हैं जब इनकी फैक्ट्री से इनके प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाते हैं। एक बार जैसे ही इनकी फैक्ट्री से इनके प्रोडक्ट डिस्पैच हो गए ना और कस्टमर की साइट पे पहुंच गए, तो 60% पेमेंट तो ये अपने कस्टमर से तब ले लेते हैं। तो बेसिकली 90% पेमेंट तो ये अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के डिस्पैच से पहले ही ले लेते हैं, और बची हुई 10% पेमेंट तो ये तब लेते हैं जब ये कस्टमर की साइट पे जाके उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो 90% पेमेंट तो इनके कस्टमर से इनको तभी आ जाती है जब ये अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं कस्टमर की साइट पे भेजने के लिए, जिस वजह से इस कंपनी के कैश फ्लोज इतने अच्छे हैं और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी अच्छी है। और बेसिकली जिन स्टील वेंडर से ये अपना रॉ मटेरियल यानी कि स्टील परचेज करते हैं, उनसे ये स्टील परचेज करने के बाद बैंक के थ्रू उनको लेटर ऑफ क्रेडिट दिलवा देते हैं, और बैंक को 120 डेज बाद उस स्टील की पेमेंट कर देते हैं, और साथ ही साथ बैंक को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे देते हैं जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट पे बनता है। क्योंकि इन 120 डेज में क्या होता है कि ये अपने कस्टमर से पेमेंट ले लेते हैं प्रोजेक्ट की, और अब इनके पास पैसा आ जाता है और उस पैसे से ये बैंक को पेमेंट कर देते हैं थोड़े बहुत इंटरेस्ट के साथ, जिस वजह से इनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है और इनका CFO टू एबिटा की रेशो 85% है। और बेसिकली अभी तो इनके रिसीवेबल डेज 62 से 63 डेज है, पर गोइंग फॉरवर्ड FY27 में इनका ये टारगेट है कि इसको डिक्रीज करके हम 60 डेज के अराउंड ले जाएंगे, यानी कि FY27 में इनकी एफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाएगी। अब अगर तुम इनका ROC और ROE का नंबर देखो तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल डिक्रीज हुए हैं, तो तुम्हें लगेगा कि ये कंसर्न का साइन है।
पर क्योंकि इन्होंने आईपीओ निकाला है ना अपना, जिस वजह से इन्होंने इक्विटी को डाइल्यूट किया है, तो बेसिकली इनका इक्विटी का शेयर बढ़ गया, तो इनका आरओई और आरओसी का नंबर डिक्रीज हुआ है। तो मतलब ये कंसर्न का साइन नहीं है, मतलब बिजनेस में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ये गिरा है। असल में आईपीओ आया है तो इक्विटी शेयर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों डिक्रीज हुए हैं। अब बात करते हैं इनके ऑर्डर बुक के बारे में। तो देखो करंटली इनके पास 1112 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक पेंडिंग पड़ी हुई है, जिससे इनको अगले 6 से 8 महीने की रिवेन्यू विजिबिलिटी मिल रही है। अब जो इनकी टोटल ऑर्डर बुक है ना, उसमें से 35 से 38% ऑर्डर बुक इनकी न्यू एज वाले सेक्टर से आ रही है, जिसमें ग्रोथ है, जैसे कि रेन्यूएबल हो गए, डेटा सेंटर हो गए, या सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया, या लॉजिस्टिक या कोल्ड चेन वाला सेक्टर हो गया। तो बेसिकली जो ये न्यू एज सेक्टर है ना, इससे इनकी 35 से 38% की ऑर्डर बुक आ रही है। तो क्योंकि जो इनका एंड कस्टमर है, जो न्यू एज वाले सेक्टर हो गए, वो ग्रो करेंगे, तो ये कंपनी भी उनके साथ ग्रो करेगी। तो मतलब ये कंपनी इन न्यू एज सेक्टर की ग्रोथ के लिए प्रॉक्सी बन जाएगी। क्योंकि देखो अगर डेटा सेंटर ग्रो करेगा तो उस डेटा सेंटर को लगाने के लिए तुम्हें ईपैक प्रीफैब तो चाहिए। तो अगर डेटा सेंटर में ग्रोथ आएगी तो उसके साथ ईपैक प्रीफैब भी ग्रो करेगा। इसीलिए तुम्हें ना एंड कस्टमर की इंडस्ट्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनकी 35 से 38% ऑर्डर बुक इन न्यू एज कस्टमर से आ रही है, जिसमें हाई ग्रोथ है, जिस वजह से इस कंपनी के भी प्रीफैब वाले सेगमेंट में ग्रोथ आ पा रही है। अब जो इनकी ये 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक है ना, ये पूरी की पूरी ऑर्डर बुक ये FY27 में यानी कि इस साल ही एग्जीक्यूट कर देंगे। और बेसिकली जो भी इनके पास ऑर्डर बुक होती है ना, उसको जनरली इनको 6 से 9 महीनों में ही एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब इनके बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि इनको अपनी ऑर्डर बुक को 6 to 9 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना होता है। अब जो इनकी ऑर्डर बुक है ना, उसमें से 35 से 40% इनके रिपीट ऑर्डर्स हैं। मतलब जो इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही इनके साथ और काम कर रहा है। और बेसिकली रिपीट ऑर्डर होना अच्छी बात होती है। इसका मतलब जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको इनका काम पसंद आ रहा है, तभी तो वो और ऑर्डर दे रहे हैं इस कंपनी को। तो 35 से 40% इनका रिपीट ऑर्डर है और बाकी बची हुई ऑर्डर बुक ये नए कस्टमर से एक्वायर कर रहे हैं। और देखो मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि FY27 में यानी कि इस साल ये 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक टारगेट कर रहे हैं। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है। अगर तुम्हें ये रिसर्च पसंद आ रही है ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तभी यूट्यूब इंप्रेशंस देता है यार, वरना यूट्यूब इंप्रेशंस ही नहीं देता। तो अगर तुम्हें ये रिसर्च पसंद आ रही है ना, तो अभी के अभी सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इनकी केपेक्स की बात करते हैं। तो देखो जो इनका प्रीफैब का सेगमेंट है ना, जो इनकी कंपनी का मेन ग्रोथ का सेगमेंट है, इस क्वार्टर में वो 83% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला है। मतलब 83% यूज हो गई उसकी कैपेसिटी। और जनरली इस इंडस्ट्री में 70 से 75% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहती है, पर 80 से 85% की पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है। मतलब इतना ही यूटिलाइज कर पाते हैं ये अपनी एक फैक्ट्री को, इससे ज्यादा कर ही नहीं पाते। और Q4 FY26 में इनकी फैक्ट्री प्रीफैब वाली जो इनकी बिजनेस का मेन ग्रोथ सेगमेंट है ना, वो 83 से 84% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही चल रही है। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव कर लिया उसने। और इसी वजह से अगर इनको ग्रो करना है ना, तो इनको केपेक्स करना पड़ेगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी फैक्ट्री मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे चल रही है तो तुम्हें और प्रोडक्ट बनाने के लिए नई फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी। तो अब ये बात करते हैं कि ये क्या क्या केपेक्स कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली ये 3 कैपेसिटी लगा रहे हैं। सबसे पहली वाली तो मुंबट्टू में लगा रहे हैं। दूसरी फैसिलिटी ये अपनी गिलोथ में लगा रहे हैं, जिसमें ये सैंडविच पैनल बनाएंगे, जो कि Q3 FY27 से फंक्शनल हो जाएगी। और तीसरी फैसिलिटी ये अपनी गुजरात में लगा रहे हैं, जिसमें ये 50,000 MTPA की PEB की कैपेसिटी को ऐड कर रहे हैं। तो देखो करंटली इनकी 1,47,000 MTPA की कैपेसिटी है PEB की। अब ये मुंबट्टू में और गिलोथ में PEB की एक एक लाइन और लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी PEB की कैपेसिटी 1,70,000 MTPA तक पहुंच जाएगी। और गुजरात में 50,000 MTPA की PEB की कैपेसिटी और लगा रहे हैं। तो बेसिकली FY27 के एंड तक इनके पास 2,20,000 MTPA की PEB की कैपेसिटी हो जाएगी। अब जो ये गुजरात में 50,000 MTPA की PEB की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं ना, वो Q4 FY27 तक फंक्शनल होगी। मतलब उससे जो रिवेन्यू आएगा ना, वो अगले साल आएगा, यानी कि FY28 में आना स्टार्ट होगा। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये कंपनी सैंडविच पैनल भी बनाती है, जो ये खुद अपनी PEB कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि इनके जो सैंडविच पैनल है वो वॉल्स और रूफ का काम करते हैं। तो करंटली इनके पास 13 लाख के आसपास की कैपेसिटी है सैंडविच पैनल बनाने की। और इनके गिलोथ वाले प्लांट में ये 8 लाख की कैपेसिटी और बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इनके पास 21 लाख की कैपेसिटी हो जाएगी सैंडविच पैनल बनाने की गोइंग फॉरवर्ड। अब देखो जितनी भी ये कैपेसिटी लगा रहे हैं ना, अगर वो इनकी फुल यूटिलाइजेशन पे चलेगी, यानी कि पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलेगी, तो उसका ये रिवेन्यू पोटेंशियल है कि उससे
उससे 500 से 600 करोड़ का पीक रिवेन्यू ये जनरेट कर पाएंगे। और जो इनका पीईबी वाला सेगमेंट है ना, उसमें एसेट टर्न बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उस सेगमेंट में अगर ये 100 करोड़ का केपेक्स करते हैं ना, तो उसका एसेट टर्न 5 to 6 के आसपास का होता है। यानी कि अगर ये 100 करोड़ का केपेक्स करते हैं पीईबी वाले सेगमेंट में, तो उससे ये 500 से 600 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। और बेसिकली इन्होंने आईपीओ से तो पैसे उठाए ही हैं इस साल, तभी ये कंपनी लिस्ट हुई है, क्योंकि ये अपना आईपीओ लाई थी। तो जो ये केपेक्स कर रहे हैं ना, ये अपने आईपीओ वाले पैसों से कर रहे हैं। तो देखो, जो पैसे इन्होंने अपने आईपीओ से उठाए थे, उसको मेनली सबसे पहले अपने केपेक्स के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा, उस पैसों से इन्होंने अपना डेट को रीपे कर दिया, जिस वजह से मैनेजमेंट ये बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा पैट मार्जिन 0.5% से एक्सपैंड होगा। और तीसरा, उस पैसे को इन्होंने अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज किया है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी ने कॉन कॉल में अपने बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले तो एनालिस्ट ने इनसे बार बार पूछा कि इस वॉर की वजह से इनके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट तो नहीं आया। तो बेसिकली इस कंपनी का मेजर रॉ मटेरियल तो स्टील है, और ये उसको बेसिकली डोमेस्टिकली खरीदते हैं, मतलब इंडिया में ही खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। पर डोमेस्टिक मार्केट में भी स्टील के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, और इनके जो 80% कस्टमर्स है वो ये बात समझते हैं कि इनके स्टील के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। तो वो प्राइस इंक्रीज इन्होंने कस्टमर को पास ऑन कर दिया, अपने 80% कस्टमर्स को, और बचे हुए 20% कस्टमर्स को ये प्राइस इंक्रीज पास ऑन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से Q1 FY27 में इनके एबिटा मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, मतलब स्लाइट इंपैक्ट बोला है मैनेजमेंट ने तो। और Q2 में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और बेसिकली वॉर की वजह से डिमांड में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आई थी, पर पिछले एक महीने से ना सारी कंपनीज ने केपेक्स करना वापस चालू कर दिया। तो मतलब डिमांड की प्रॉब्लम अब पिछले एक महीने से ठीक हो गई है इनकी। तो मतलब वॉर की वजह से ना जो इंडिया की केपेक्स साइकिल है उसमें अभी तक कोई डिसरप्शन नहीं हो रही। तो मतलब इनकी डिमांड पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही वॉर की वजह से। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि इस कंपनी ने FY27 में ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को वैल्यू करते हो और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब इनकी गाइडेंस पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो इनका प्रीफैब का बिजनेस है ना, उसके रिवेन्यू को ये 30% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर। और इनका ये टारगेट है कि FY27 में इनका रिवेन्यू 1925 से 1950 करोड़ के आसपास रहेगा, और इनका इस साल का रिवेन्यू है 1525 करोड़ का। तो अगर तुम ये मानो कि FY27 में ये अपने गाइडेंस का अपर बैंड टच कर देंगे, यानी कि 1950 करोड़ का रिवेन्यू कर देंगे, तो भी ये अपनी सेल्स को FY27 में 27% के आसपास ग्रो करेंगे, क्योंकि इनका इस साल का रिवेन्यू है 1525 करोड़ का। तो इनकी सेल्स FY27 में 27% पे ही ग्रो होगी। और एबिटा मार्जिन पे मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि ऑल्दो Q1 FY27 में हमारे एबिटा मार्जिन पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, क्योंकि स्टील प्राइसेस बढ़ गए, पर फुल ईयर FY27 के बेसिस पे ये अपने एबिटा मार्जिन को 10.5% पे ही मेंटेन करेंगे। मतलब गोइंग फॉरवर्ड इस साल इनका एबिटा मार्जिन स्टेबल रहेगा, ना तो यहाँ से इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा, जिसका मतलब इनकी सेल्स की ग्रोथ और इनकी एबिटा की ग्रोथ सेम रेट पे चलेगी। और बेसिकली कॉन कॉल में इन्होंने दूसरी जगह ये बताया कि हम अपने एबिटा मार्जिन को इस साल 10.5 से 11.5% की रेंज में ही मेंटेन करेंगे। तो तुम यही मानो कि इनका एबिटा मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगा इस साल। बट इन्होंने अपने आईपीओ के पैसों से अपना डेट रीपे कर दिया, तो भले ही इनका एबिटा मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगा, लेकिन इनका पैट मार्जिन फिर भी 0.5% से एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि जब तुम डेट रीपे कर देते हो तो तुम्हें उसका इंटरेस्ट तो पे करना नहीं है, तो तुम्हारी इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम हो जाती है। तो जो पैट मार्जिन इनका 6.1% था ना इस साल, वो FY27 में एक्सपैंड होकर 6.5% हो जाएगा। अब क्योंकि इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड होगा ना, तो इनकी पैट की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। तो बेसिकली FY27 में इनकी सेल्स तो 28% से ग्रो करेगी, मतलब 27-28% से ग्रो करेगी, पर इनका पैट 35 से 36% से ग्रो करेगा, क्योंकि इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड होगा इस साल। अब देखो, बेसिकली ना इनके बिजनेस में सीजनैलिटी होती है। जो Q1 होता है ना, उसमें मोस्टली कंपनीज केपेक्स की तरफ नहीं देख रही होती। तो Q1 में ना मोस्टली कंपनीज ये प्लान कर रही होती है कि इस साल हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और हम क्या करेंगे। तो Q1 ना इनके लिए वीक क्वार्टर होता है। अब बेसिकली ये इतनी सारी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं ना अपनी पीबी सेगमेंट में या सैंडविच लाइन वाले सेगमेंट में, तो मैनेजमेंट ये बोल रही है कि हमें ये दिख रहा है कि अगले 3 से 4 साल तक हम बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री को तो आउट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे अगले 3 से 4 साल तक। पर वैल्यूएशन निकालते समय तो हमें कंजर्वेटिव रहना होता है और सिर्फ अगले 1 साल की ग्रोथ देखनी होती है। तो इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए मैं सिर्फ FY27 की ग्रोथ एज्यूम करके कैलकुलेट करूंगा। तो चलो अब फाइनली इनकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पीई रेशो निकालते हैं FY26 के बेसिस पे। अब देखो, वैसे तो ना हम FY27 के बेसिस पे पीई रेशो निकालते हैं फॉरवर्ड पैक कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन मैं कंजर्वेटिव रहने के लिए ना FY26 के हिसाब से ही पीई रेशो निकालूंगा और पैग रेशो निकाल दूंगा FY27 के बेसिस पे। क्योंकि अगर तुम ये एज्यूम कर लो ना कि मैं FY27 के हिसाब से पीई रेशो निकाल के उससे पैग रेशो निकालता हूँ, तो फिर रिस्क इंक्रीज हो जाता है। मतलब कंपनी को FY27 में परफॉर्म करना पड़ेगा उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए, और अगर कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में परफॉर्म
नहीं किया ना तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो मैं कंजर्वेटिव रहने के लिए क्या कर रहा हूँ, FY26 की पीई रेशो निकालूंगा और पेग रेशो FY27 के बेसिस पे निकालूंगा। तो सबसे पहले पीई रेशो निकालते हैं। तो पीई रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पीई रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय पैट कितना है, और इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है 2400 करोड़ का और FY26 का पैट है 93 करोड़ का। तो इसकी पीई रेशो हो गई 2400 डिवाइडेड बाय 93, यानी कि ऑलमोस्ट 25 के आसपास की। तो अब इसकी पेग रेशो निकालते हैं। तो पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पीई रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल पैट में कितने परसेंट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसकी पीई रेशो है 26 के आसपास की, और FY27 में ये अपने पैट को 35% से ग्रो करेगी। तो इसकी पेग रेशो हो गई 26 डिवाइडेड बाय 35। तो यानी कि इसकी FY27 के हिसाब से पेग रेशो हो गई 0.75 के आसपास की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब ऑब्वियसली ये तो हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट ने कहा है क्या वो करके भी दिखा पा रही है, नहीं करके दिखा पा रही। तो गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे एज ऑलवेज। अब अगर तुम भी किसी भी स्टॉक को ऐसे ही डिटेल में एनालाइज करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।